अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4-5 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे हम बात करेंगे साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ऊपर हमला करने वालों के खिलाफ पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने बाकायदा कानूनी कार्रवाई करने की मंजूरी दे दी है और पाकिस्तानी हाई कमीशन को इस हवाले से अहकाम जारी कर दिए हैं। तफसीलन इस हवाले से बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे हुकूमत आज या कल अहम कवानीन में तब्दीलियाँ लाने जा रही है, जिसमें इंसदाद दहशत गर्दी का बिल है और उसके साथ साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है। इन कवानीन से आने वाले दिनों में क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं, ख़ासतौर के ऊपर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद अदलिया के अंदर क्या तब्दीलियाँ होंगी, इस पे तफसीलन बात होगी। तीसरे नंबर पे बात करेंगे इमरान खान की लीगल टीम की तरफ से ताख़ीरी हरबे अब तक जारी हैं। 36 समातें हो चुकी हैं 190 मिलियन पाउंड केस की। उसके बावजूद भी बुशरा बीबी और इमरान खान की लीगल टीम नैब के जो तफ्तीशी अफसर हैं उनके ऊपर जिरह मुकम्मल नहीं कर सके। अब जज ने भी बाकायदा डेडलाइन दे दी है कि अब मज़ीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जा सकती, वरना हम फैसला दे देंगे। ये मामला क्या है, इस पे भी बात करेंगे। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके जानने वालों को भी इस्लामाबाद के अंदर भत्ते की पर्चियाँ मिलना शुरू हो गई हैं। इस्लामाबाद में बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है उसके हवाले से भी बात करेंगे। और अगर अदलिया के और जो आला अदलिया है उनके करीबी जजेस के करीबी अगर रिश्तेदारों या जानने वाले भी महफूज नहीं हैं तो फिर आम शहरी का तो खुदा ही हाफिज़ है। इस पे भी तफसीलन बात करेंगे। और 5वें नंबर पे हम बात करेंगे पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से। अब तो बैरिस्टर गौहर ने भी आवाज़ उठाना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि आपस में इख्तलाफात होना सियासी जमातों में ये एक रूटीन का मामला है, ताहम फॉरवर्ड ब्लॉक कोई नहीं है। तफसीलन इस पे बात करेंगे कि क्या वाकई पीटीआई के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है या नहीं बनने जा रहा। सबसे पहले बात कर लेते हैं साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से। इस पे तफसीलन पहले भी बात हो चुकी है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जब मिडल टेम्पल में वो मास्टर ऑफ वेंचर का वहाँ पे गए, इस तकरीब में हिस्सा लिया। जब वो उसमें एंटर हुए तो उस टाइम तो कोई वो मिडल टेम्पल की जो बिल्डिंग है उस टाइम तो कोई जो उनके ख़िलाफ़ कोई जो जितने भी मुजाहिरीन थे कोई ना ही हमलावर हुए ना ही उनकी गाड़ी को अटैक किया था। हम जब वापस आए तो हमने देखा कि ये सोशल मीडिया के ऊपर भी चला कि कुछ लोगों ने पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उन्होंने उनकी गाड़ी के ऊपर मुक्के बरसाए। वीडियोस जो है वो उसको फिर बड़ा इसको प्राउडली उन्होंने वो पेश किया कि हमने काजी फ़ायज़ ईसा को देखें वो फ्रीली वहाँ पे घूमने नहीं दिया। तो ये सारी ये जो सिलसिला है सिर्फ काजी फ़ायज़ ईसा का नहीं है। उससे पहले जितने भी सियासतदान जो पीटीआई के मुखालिफ गर्दाने जाते हैं, चाहे आप देखें मस्जिद नबवी में जो उस टाइम मरियम औरंगज़ेब और बाकी जो काबीना थी उस टाइम पीडीएम गवर्नमेंट की, उनको जिस तरह मस्जिद नबवी के सहन में जो ट्रॉल किया गया और उनका जिस तरह पीछा किया गया, नारेबाजी की गई, वो आपके सामने है। उसके बाद सऊदी हुकाम ने भी इसका नोटिस लिया था। फिर हमने देखा कि बरतानिया के अंदर जब भी कोई शरीफ फैमिली जाती है या बाकी जितने भी पीटीआई के मुखालिफ सियासतदान जाते हैं तो ना सिर्फ ये कि उनकी ट्रॉलिंग की जाती है बल्कि इस तरह हरासा भी किया जाता है। तो ये कोई पहला वाक़या नहीं था जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ हुआ। ताहम इस पे अब वो फिज़िकल अटैक्स की भी उसमें आना शुरू हो गई। जो गाड़ी के ऊपर उन्होंने हमला किया, मुक्के बरसाए। तो इसके बाद जो पाकिस्तानी हुकाम थे उन्होंने पहले ये अनाउंस किया था कि वो इन शरपसंद लोगों के ख़िलाफ़ बरतानिया में जो है वो बाकायदा कार्रवाई करेंगे। वहाँ पे जो मेट ऑफिस है जो मेट्रोपॉलिटन जो पुलिस का है वो उनको शिकायत लगाएंगे। ताहम फिर उसमें ये एक बात सामने आई थी कि जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है वो जब तक दफ्तर ख़ारजा की मंजूरी नहीं लेता तब तक जो इस कार्रवाई को इनिशिएट करने के लिए या बाकायदा कंप्लेंट फाइल करने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। तो इस पे चंद दिन गुजर गए, लोगों ने भी ये सवाल उठाना शुरू हो गया कि आखिर क्यों जो पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा है वो इसकी अप्रूवल नहीं दे रहा और इजाज़त नहीं दे रहा। फाइनली हफ्ते के दिन पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने इसकी बाकायदा मंजूरी दे दी है। और इस हवाले से जो ऑलरेडी नाम जो पाकिस्तानी हाई कमीशन की तरफ से जारी किए गए थे कि ये लोग मुलविस थे काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो हमला करने में, जो उनकी गाड़ी के ऊपर मुक्के बरसाए गए या उनको हरासा किया गया या उनको गालम गलोच की गई थी, उन सब लोगों के ना सिर्फ ये कि आइडेंटिफाई हो चुके हैं वो लोग जिनके पाकिस्तान में कुछ रिलेटिव्स हैं या उनका जो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है या पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो मनसूख करने के लिए वज़ीर दाखिला ने
पहले ही अनाउंस किया हुआ था। अब बाकायदा उनकी बरतानिया में जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर के ऊपर आप एक महज़ब माशरे में रहते हुए और एक फ्री कंट्री में इस तरह किसी का आपका एहतजाज का हक हर एक शहरी को है, चाहे वो दुनिया के किसी मुल्क में हो, लेकिन आप फिज़िकल जो असॉल्ट है या फिर इस तरह हरासा नहीं कर सकते जिस तरह हमने देखा है कि ये काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ किया गया है। तो इसमें ये ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की एक बड़ी तादाद जो पाकिस्तान में रहने वाले उन लोगों की भी यही पहले दिन से ये इस्तदाद थी कि वो हुकूमत पाकिस्तान बाकायदा तौर के ऊपर बरतानवी हुकूमत से इस मामले को टेकअप करे कि ये जब भी कोई PTI के जो सियासी मुखालफिन वहाँ पे बरतानिया जाते हैं तो उनको इस तरह हरासा किया जाता है, बुली किया जाता है, और अब जो है ये एक लिमिट क्रॉस करते हुए मुक्के बरसाना या फिर गालम गलोच करना, तो ये अब मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये बरतानवी गवर्नमेंट को ये मामला टेकअप करना। उम्मीद है कि इसके हवाले से कोई ना सिर्फ ये कि कोई कार्रवाई होगी, ये जितने भी लोग जिन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को हरासा किया, बल्कि उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई के साथ साथ पाकिस्तान में भी उनके जो है ये जितने भी शनाख्ती कार्ड या जो पासपोर्ट मनसूख करने के हवाले से है, ये भी सिर्फ बातों तक नहीं रहेगा, बल्कि इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान एक्शन भी लेगी, ताकि जो भी कोई इस तरह का इज़्ज़तदार कोई शख्स अगर जाता है और ये 10-15 लोग इकट्ठे हो जाएं तो वैसे ही आम बंदा भी सहम जाता है। तो ये तो एक बड़े ओहदे के ऊपर रहने वाले, वो उनके साथ उसी तरह बदतमीज़ी से तो नहीं पेश आ सकती। तो इस मेरा ख्याल है कि ये एक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बड़ा अच्छा फैसला है जो किया गया है। बहरहाल इस पे जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं, हुकूमत की तरफ से अहम कानून साजी करने का फैसला किया गया है। आज वफाकी काबीना का भी इजलास बुलाया गया, उसमें भी ये इस हवाले से जो कवानीन पेश करने हैं और उसके साथ साथ जो पार्लियामेंटेरियंस हैं हुकूमती जो इत्तेहादी जमातों की, उन सबको भी कहा गया कि ये आज का जो सेशन है और कल का सेशन ये बड़ा अहम है और इसको लाजमी अटेंड करना है। तो इसमें दो अहम ख़ास तौर के ऊपर बिल्स के हवाले से जो मेरे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये हुकूमत मंजूर कराने के लिए वो करेगी। पहले नंबर पे इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से उसमें एक सनसेट क्लॉज डाली जा रही है 2 साल के टाइम पीरियड के लिए कि जो हार्ड हिट एरियाज़ हैं जो दहशत गर्दी के, वहाँ पे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जितने भी दहशत गर्दों को पकड़ते हैं उन पे 3 माह से लेके 6 माह तक ये जो रियासती इदारे हैं या लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं उनके ऊपर कदगन नहीं होगी कि इन दहशत गर्दों को अदालतों में पेश किया जा सके। बाकायदा उनको इंटरोगेट किया जाएगा 3 से 6 महीने, उसके बाद जो है ये इन दहशत गर्दों को अदालत में बाकायदा पेश किया जाएगा। तो ये एक बड़ी अहम जो हुकूमत जो कानून साजी करने जा रही है, इस हवाले से गो के जो ह्यूमन राइट्स के जो जितनी भी तंजीमें हैं वो ये कहते हैं कि ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और ये इस तरह 3 माह या 6 महीने बगैर अदालत में पेश किए हुए रखना, ये इसका हुकूमत के अपने भी गले पड़ सकती है। मैं समझता हूँ कि ये इस तरह गो के ऐसी बात जो है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो जंग ज़दा ममालिक या जंग ज़दा इलाके होते हैं वहाँ पे ये इस तरह के बुनियादी इंसानी हकूक़ वो हमेशा हमने देखा है कि वो ना सिर्फ ये कि मुअत्तल किए जाते हैं, बल्कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जब तक कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक उसके ऊपर काबू नहीं पाया जा सकता। तो ये हुकूमत की तरफ से एक अहम जो है ये कानून साजी करने जा रही है हुकूमत। इस हवाले से अगर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताऊं तो 2016 में जब ये APS अटैक हुआ था, जब आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर पेशावर में, तो उस टाइम भी ये 2016 में भी ये इस तरह का बिल पास किया गया था ताकि दहशत गर्दों से निपटने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये पहली दफ़ा इस तरह का नहीं हो रहा। बहरहाल एक तो ये बिल हुकूमत मंजूर करने जा रही है और उसके साथ जो दूसरा अहम बिल है वो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का। आपको याद है कि ये हुकूमत ने अभी रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस जारी किया था जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस, उसमें कुछ तरमीम की गई थी जो पहले से मौजूद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून था। उसमें अब जो मेरी इतलात हैं, जो मेरे ज़राए बता रहे हैं कि कुछ और अहम तब्दीलियाँ इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में की जा रही हैं और वो तब्दीलियाँ इसलिए की जा रही हैं क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो नया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है तो उसमें ख़ास तौर के ऊपर जो पहले वाला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था उसमें जो
आर्टिकल 184(3) यानी सुओ मोटो के जो अख्तियारात थे सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि वो अब मुंतकिल हो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए, इसलिए ये इस कानून में तब्दीली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फिर उसके साथ साथ जो कमेटी की फॉर्मेशन के हवाले से वो भी इसमें तब्दीलियाँ आएंगी। तो ये जो 26वीं आइनी तरमीम है उसको हम आहंग बनाने के लिए ये हुकूमत इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम करने जा रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि आज या मोस्ट प्रोबेबली कल जो सेशन होगा उसमें ये मंजूर हो जाएंगी, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है वो ऑलरेडी एक तो सेनेट की उसमें कायमा कमेटी में ऑलरेडी था, लेकिन अब जो मेरी इतलात हैं और जो हुकूमती ज़राए ने बताया है कौमी असम्बली में भी बाकायदा पेश हो जाएगा। उसके साथ एक और अहम बिल जो हुकूमत मंजूर कराने जा रही है वो है जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में। गो कि ये जो जजेस की तादाद बढ़ाने का जो मामला है ये काफ़ी महीनों से लटका हुआ है। आपको याद होगा 26वीं आइनी तरमीम मंजूर करने से भी पहले ये बिल पहले पेश किया गया था जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी थी उसमें, लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा था कि मौलाना फजलुर रहमान ने इसके ऊपर एतराज़ात किए थे कि जजेस की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, और फिर सारी हुकूमती जो अटेंशन थी वो सारी 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर लगी। तो ये बिल जो है वो डिले होता रहा और पोस्टपोन होता रहा। फिर अभी रिसेंटली जो मीटिंग हुई, पहले ये सजेशन थी कि 21 या 23 जजेस की तादाद की जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन अब जो रिसेंट मोस्ट जो इसमें डेवलपमेंट हुई ये फैसला किया गया कि 25 की जाएगी जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इस हवाले से भी हुकूमत बड़ी अहम कानून साजी करने जा रही है। तो ये आने वाले चंद दिन जो हैं बड़े अहम हैं ख़ासतौर के ऊपर हुकूमती कानून साजी के हवाले से। और उसके साथ कल जो होना है जुडिशल कमीशन का इजलास, उसमें भी बड़ी अहम फैसले होने जा रहे हैं। जो मेरी इतलात है, मैंने कल इस हवाले से तफसीलन बात कर ली है कि हुकूमत जो चाहती है, क्योंकि उसके पास मतलूबा नंबर्स हैं या मेजॉरिटी है इस जुडिशल कमीशन के अंदर, जो भी जजेस अपॉइंट कराने हैं वो कल इस हवाले से फ़ैसला हो जाएगा। और उसके तहत ही ये जो कल जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनना है उसके तहत ही ये ख़ासतौर के ऊपर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है वो भी उसकी मंजूरी, तो एक जो आगे अदालती हुकूमत के हवाले से जितने भी ये काम थे ये तकरीबन फाइनलाइज हो जाएंगे। इस पे मज़ीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं पीटीआई की तरफ से, ख़ासतौर पे इमरान खान और बुशरा बीबी की तरफ से जो लीगल टीम की तरफ से मामले को 190 मिलियन पाउंड केस में जो लटकाया जा रहा है, ये आज से नहीं है, ये चंद महीनों से बल्कि काफ़ी महीनों से ये पीटीआई की लीगल टीम इसको लटकाए जा रही है। ख़ासतौर के ऊपर जो नैब के जो तफ्तीशी अफसर हैं उनके ऊपर जिरा होनी है। उसके अलावा तकरीबन तमाम सारे दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, जिरा का प्रोसेस भी मुकम्मल हो चुका है। एक जो फाइनल जो गवाह है, जो नैब के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, पीटीआई को बारहा ये कहा गया इमरान खान की लीगल टीम को कि आप इसके ऊपर जिरा मुकम्मल करें, लेकिन 36 समातें हो गई हैं। इमरान खान की लीगल टीम इसको लटकाते आ रही है। अब फाइनली जो जज हैं उन्होंने ये एक वार्निंग दे दी है या डेडलाइन दे दी है और कहा है कि बुध के दिन तक अगर ये इसके ऊपर आप जिरा मुकम्मल नहीं करते तो 190 मिलियन पाउंड केस का वो फैसला सुना देंगे। इस हवाले से मैं अगर आपको थोड़ा सा पस मंज़र बताऊं तो इमरान खान पहले इसको जो है ये मामले को इसलिए लटकाते रहे क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो अपील थी ख़ासतौर के ऊपर ये जो इमरान खान की तरफ से जो अपील थी नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के ऊपर, वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही ने जब वो अपील रिजेक्ट कर दी तो उसके बाद इमरान खान ने ये फिर उसी जिस तरमीम को ये इन्होंने अपोज़ किया था उसी से फ़ायदा लेने के लिए इन्होंने अप्लाई कर दिया कि 190 मिलियन पाउंड केस भी उस नैब तरमीम के बाद ये उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये केस नहीं बनता नैब का, इसलिए इसको खारिज कर दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दायर की लेकिन वो रिजेक्ट हो गई। फिर उसके बाद इन्होंने इमरान खान ने मज़ीद जो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर की और ये कहा गया कि उनको जो नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग के मिनट्स हैं वो मुहैया किए जाएँ और उसमें क्योंकि ये केस पहले ही वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने क्लोज़ करने के हवाले से फ़ैसला किया था, इसलिए अब इसको नहीं चलाया जा सकता। तो जो लीगल टीम की तरफ से जितने भी ताख़ीरी हरबे हो सकते हैं वो इस्तेमाल किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो केस है वो अभी तक चल रहा है और इसका फ़ाइनल जो है अब ये डिसीजन आना है। और ये जो इस हवाले से जो अगर ये मेरिट्स ऑफ द केस को देखा जाए तो इसमें इमरान खान को अच्छी खासी सज़ा हो सकती है। इसीलिए यही वो वजह है कि इमरान खान इसको जितनी हद तक हो सकता है वो ताख़ीर का जो है वो शिकार कर रहे हैं इस केस को।
تاہم اب جج نے فائنل وارننگ دے دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا فیصلہ آتا ہے. اس پہ جو بھی انفارمیشن اور اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اب ذرا بات کر لیتے ہیں جو پی ٹی آئی کی طرف سے فارورڈ بلاک بنانے کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں. اس پہ آپ کو بھی یاد ہے کہ یہ کافی سارے اس حوالے سے مختلف خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے گروپ ہیں. ایک نیا کوئی گروپ بننے جا رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر ہی جو کہ فارورڈ بلاک بنائے گا, اور اس حوالے سے مختلف نام لیے جا رہے تھے زین قریشی کا, یا پھر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ ساری جو چیزیں تھیں یہ انکنفرمڈ رپورٹس تھی کہ شاہ محمود قریشی ہو سکتے ہیں. پھر اس حوالے سے جو سینیٹر فیصل واڈا ہیں انہوں نے بڑے ایک اہم انکشاف کیا تھا کہ ایک ایسا شخص اس جو فارورڈ بلاک ہے اس کو لیڈ کرے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا, اور بڑی اہم شخصیت ہے جو کہ پی ٹی آئی کے یہ جو فارورڈ بلاک بنانے کے حوالے سے سرگرم ہے. تو اس میں جو میری بھی اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ واقعی میں خاص طور کے اوپر پی ٹی آئی کا مستقبل دیکھتے ہوئے یہ کچھ جو اڑان بھرنے کے لیے تیار ہیں, تاہم ان کو موقع چاہیے اور ان کو آگے ایڈجسٹ ہونے کے حوالے سے بھی کوئی ایشورنس چاہیے. تو اس حوالے سے جو میری اطلاعات کے مطابق کچھ لوگ ہیں جو کہ پارٹی کو خیر بات کہہ سکتے ہیں. اس حوالے سے آج جو بیرسٹر گوہر نے ایک بڑا اہم اور معنی خیز بیان دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر اختلافات ہوتے رہتے ہیں اور یہ جمہوری عمل کا حصہ ہے, تاہم وہ کہتے ہیں کہ اس جو خاص طور کے اوپر فارورڈ بلاک بنانے کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. پی ٹی آئی کے اندر کوئی فارورڈ بلاک نہیں بننے جا رہا. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا واقعی اب اس حوالے سے کوئی پی ٹی آئی کے اندر کوئی جو توڑ پھوڑ ہے وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس پہ جو اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اب ذرا بات کر لیتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بڑے آج اہم ریمارکس دیے ہیں, جس میں انہوں نے یہ انتظار پنجوتھا والا جو کیس ہے ان کی گمشدگی کا, اس کے حوالے سے انہوں نے ریمارکس دیے کہ اسلام آباد اتنا زیادہ ان سیف ہو گیا ہے کہ یہاں پہ جو میرے اپنے کچھ جاننے والے, کچھ قریبی جاننے والے ہیں, ان کو بھتے کی پرچیاں ملی ہیں اور ان سے بھتہ وصول کرنے کے حوالے سے مطالبہ کیا گیا ہے. تو یہ ایک آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے جاننے والے بھی محفوظ نہیں ہیں اور وہ ان کو بھی بھتے کی پرچیاں مل رہی ہیں, تو جو عام شہری ہیں وہ کتنا انسیکیور ہیں یہاں پہ اسلام آباد میں. ابھی ریسنٹلی جو چند واقعات ہوئے خاص طور کے اوپر 2 بینکس میں ایک ہی دن میں ڈکیٹی, اور پھر جو بینک کے گارڈز تھے ان کو قتل کیا گیا, اس طرح کے جو اسٹریٹ جو کرائمز ہیں اور جو موبائل سنیچنگ اور یہ اس کے جو جتنے بھی اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں. تو اسلام آباد کی پولیس کو اور خاص طور کے اوپر وزارت داخلہ وہ اس کو اس حوالے سے باقاعدہ طور کے اوپر ایک نئی حکمت عملی اور اسٹریٹجی بنانی ہوگی. ادروائز جو کہ پاکستان کا دارالحکومت ہے اگر وہ بھی سیکیور یا سیف نہیں ہے تو پھر اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا امیج بہت بری طرح سے ڈیمیج ہوگا. اور ساتھ یہ جو چیف جسٹس نے یہ جو ریمارکس دیے ہیں یہ انتظار پنجوتھا والے کیس میں دیے ہیں جن کو اسلام آباد سے ہی اٹھایا گیا تھا, اور پھر جو انتظار پنجوتھا صاحب خاص طور کے اوپر انہوں نے جب ان کو ریکور کیا پولیس نے, اور جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی جو کہ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ان کو پتہ نہیں پشاور کے کسی علاقے چمکنی میں رکھا گیا, پھر 2 کروڑ تاوان کا مطالبہ کیا گیا, روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان کو اوپر تشدد کیا جاتا تھا. تو یہ اس طرح کے جو واقعات ہیں جو خاص طور کے اوپر کڈنیپنگ فار رینسم کے ہوں, اسٹریٹ کرائمز ہوں, یہ اسلام آباد میں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بھرپور توجہ دینی ہوگی, بجائے اس کے کہ جو سیاسی معاملات ہیں پولیس کا استعمال اس طرف کیا جائے. تو یہ عام شہریوں کی پروٹیکشن کا جو ذمہ داری ہے وہ ریاست کی سب سے پہلے ہے. امید ہے کہ اس حوالے سے بھی حکومت کوئی سنجیدگی سے سوچے گی اور اسلام آباد کو ایک بالکل محفوظ شہر اور ایک محفوظ دارالحکومت کے طور کے اوپر اس میں تبدیل کرے گی. ادروائز یہ پاکستان کا اس سے نہ صرف یہ کہ امیج خراب ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ حکومت کے لیے بھی ایک بڑا آنے والے دنوں میں اس کے لیے بڑی سبکی اٹھانا پڑ سکتی ہے اگر اس طرح کے واقعات بڑھتے رہے. کیونکہ کراچی کے حوالے سے جو پہلے ہی یہ جو ہم ہمیشہ ہر مثال میں یہی دیا جاتا ہے کہ کراچی بن گیا ہے فلاں شہر لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے, تو یہ اسلام آباد کو اس طرح کا نہیں بننا چاہیے. بہرحال اس پہ مزید جو اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی وہ اس پہ بھی آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.